हेलो एवरीबॉडी। यह है साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट नंबर 11। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 33 से। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। इसका हमें कॉमन नेम बताना है। तो ये बहुत ईजी है। आई थिंक सॉल्यूशन लिखना है। कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है और कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सबस्टेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन के साथ कौन से पदार्थ की यहाँ पर कौन से केमिकल की रिएक्शन कराई जाती है? तो सॉल्यूशन है हमारा द सबस्टेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH का होल ट्वाइस को हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अंदर जब पढ़ा था कि आप सभी जो हमारे साल्ट्स कंपाउंड दिए गए हैं एक्स्ट्रा, उनके सभी के कॉमन नेम, केमिकल नेम और उनके यूजेस को ज़रूर याद करें। तो सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर में हमारा सोडियम कार्बोनेट या हम वाशिंग सोडा इसमें लिख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O हमारा यहाँ पर यूज होता है। इसका केमिकल नेम है .10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट which is used for softening hard water. Then question number 4, what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated। यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, और इसमें जो रिएक्शन है वह भी हमें लिखनी है। सॉल्यूशन है हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यील्ड सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड इन द प्रोसेस, है ना, ये भी हमने इन टेक्स्ट में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर में हमें रिएक्शन लिखनी है, और इसमें हमें पता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन होती है वाटर से तो हमें वापस जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन होगी CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। यहाँ 3/2 की जगह हम 1:1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो हम इसको 1.5 या 1:1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसके रिएक्शन वाटर से होते ही हमें क्या मिल जाएगा? CaSO4.2H2O, और आप इसके नीचे लिख सकते हैं जिप्सम, ठीक है, और इसके नीचे आप लिख सकते हैं POP। देन हम आते हैं एक्सरसाइज पर। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स pH इज लाइकली टू बी। हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं, लिटमस पेपर का कलर चेंज पड़ा है। यदि रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो वहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा होता है? बस बेसिक होता है। तो यहाँ पर 1, 4, 5 सभी एसिडिक ऑप्शन है या एसिडिक pH दे रखे हैं, सिर्फ 10 ही हमारा बेसिक है बिकॉज इट इज़ मोर देन 7। तो सॉल्यूशन हमें लिखना है आंसर इज 10 बिकॉज लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू when react with basic solution, pH more than 7, hence 10 is the correct answer. Now question number 2, a solution reacts with crushed eggshell to give a gas that turns lime water milky, the solution contains। तो इस तरह के क्वेश्चन में हिंट्स दी गई होती हैं, तो आपको हिंट्स को पहचानना होता है। जैसे यहाँ पर दी गया है कि लाइम वाटर को वह गैस मिल्की कर देती है, तो वो गैस हमारी CO2 होती है। ये हमने पहले एक्टिविटी में पढ़ा है, चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। और क्रस्ड एक्सेल में हमारे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है ना। तो CaCO3 मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो वह हमारा CO2 और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारी हिंट है और हमें इसको पहचानना होगा। तो हम आसानी से यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पर एक तो NaCl साल्ट दे रखा है, HCl एसिड दे रखा है, लिथियम क्लोराइड दे रखा है और पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है। ये सभी साल्ट है ना, और HCl हमारा एसिड है। तो एसिड सिर्फ एक ही है, इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे? HCl। और इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, जैसे एगशेल कंटेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट विच ऑन रिएक्शन विद HCl लिबरेट CO2 गैस विच टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। देन इसकी रिएक्शन हो जाती है CaCO3 + 2HCl गिव राइज टू कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड CO2। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3,
10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। हमारे पास 10 ml NaOH है और उसको completely न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml HCl सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। 8 ml HCl उसको न्यूट्रलाइज कर पाता है यदि इफ़ वी टेक 2 ml 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब हम NaOH की मात्रा लेते हैं 20 ml, पहले कितनी थी 10 ml, अब हो गई जस्ट डबल 20 ml। द अमाउंट HCl सॉल्यूशन द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो यहाँ पर हमें HCl की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। तो 10 को यदि 8 चाहिए तो 20 को जो डबल हो रहा है डेफिनेटली 8 का डबल यानी 16 चाहिए होगा ना। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं 4, 8, 12, 16 ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 ml। सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सिंस 10 ml ऑफ NaOH रिक्वायर्स 8 ml ऑफ HCl, 20 ml ऑफ NaOH विल रिक्वायर 8 × 2 = 60 ml ऑफ HCl। हेंस आंसर डी, ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। यहाँ आई डी की जगह आप लिख लें इज ऑप्शन डी 16 ml। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन कब होता है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है स्टोमक में, तो हमें पता है हम एंटासिड्स का यूज करते हैं ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। Indigestion is due to excess production of acid in the stomach. Medicine used to treat indigestion is called antacids। तो बिल्कुल सिंपल है। एंटासिड के एग्जांपल है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे कोई भी माइल्ड बेस हो सकते हैं। बेकिंग सोडा हमारा इसमें यूज हो सकता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ पे कुछ वर्ड इक्वेशन लिखी हुई हैं, इनको हमें केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है। फर्स्ट रिएक्शन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, है ना। तो इसकी हमारी इक्वेशन हो जाएगी, वर्ड रिएक्शन पहले लिखनी है और फिर उसको हमें केमिकल इक्वेशन के रूप में भी लिखना है ना। तो हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और प्रोडक्ट्स को लिखते हैं राइट हैंड साइड पर। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। ये हमें याद रखना होगा कि मेटल की जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हमारा एक तो साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हम लिख देंगे H2SO4 प्लस जिंक गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2, और यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी अच्छी तरह से बैलेंस है। देन बी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। यदि HCl की रिएक्शन मैग्नीशियम से होगी तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे भी एसिड और मेटल की रिएक्शन करवानी है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक साल्ट बन जाएगा और एक हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो मैग्नीशियम प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस H2। तो बहुत सिंपल रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, है ना। यहाँ पर भी एल्यूमिनियम हमारी मेटल है और ये एसिड है, तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है वापस। तो हमें पता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप लिख सकते हैं H2SO4, है ना। बैलेंस हम बाद में कर सकते हैं, पहले आपको लिखना है। यहाँ पर इसकी स्टेट मेंशन की गई है। एक्वस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये डाइल्यूट है, ठीक है। डाइल्यूट है इसलिए हमने इसको एक्वस लिखा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जलीय विलयन यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम पाउडर लिखा है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए हमने एल्यूमिनियम के ब्रैकेट में क्या लिखा है, S, मतलब सॉलिड। तो जब रिएक्शन होती है तो हमारा साल्ट बनता है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। देन डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। यहाँ पर भी आयरन की रिएक्शन करानी है एसिड से, वही एसिड और मेटल की रिएक्शन, तो वही साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनने वाली है ना। फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। HCl प्लस आयरन FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं यहाँ पर, और आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लिखना भी बैलेंस करना भी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, है ना। कुछ कंपाउंड्स होते हैं एल्कोहल और ग्लूकोज, है ना। एल्कोहल का फॉर्मूला हमारा होता है C2H5OH और ग्लूकोज का होता है C6H12O6।
इनमें भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन यह एसिड नहीं माने जाते हैं। क्योंकि ये एसिड क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि ये H+ आयंस रिलीज नहीं करते हैं। तो आपको एक एक्टिविटी प्रूव करनी है, यहाँ पर लिखनी है, एक्टिविटी करके बतानी है। तो यहाँ पर हम, जैसे कि हमने इन टेक्स्ट में भी इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है हमारे ऊपर के वीडियोस में, तो आप उसको भी देख लें। उसकी लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। एक्टिविटी को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो देखिए, जैसे डायग्राम भी आपको इसमें बनाना है। सॉल्यूशन क्या लिखना? इंसर्ट 2 nails ऑन द वुडन और रबर कॉर्क एंड प्लेस देम ऑन अ बीकर एज शोन इन फिगर। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, आपको 2 कीलें लेनी है, नेल्स लेनी है ना, और उनको एक रबर कॉर्क के ऊपर प्लेस करना है। साथ ही में रबर कॉर्क में प्लेस करने के बाद आपको बीकर में रखना है। फिर उसको हमें 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब और स्विच और वायर्स के साथ कनेक्ट करना है। फिर उसमें हम जो भी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, एसिड, अल्कोहल या ग्लूकोज, उसको भरना है बारी बारी से। ठीक है। देन कनेक्ट आयरन नेल टू अ बल्ब, 6 वोल्ट बैटरी एंड अ वायर कनेक्टेड टू स्विच। pour some alcohol और ग्लूकोज so as to dip the nails in ग्लूकोज और एल्कोहल। फिर हम उसमें एल्कोहल या ग्लूकोज भरेंगे, चेक करने के लिए कि उसमें करंट फ्लो होता है नहीं होता है, और हम उसको इतना भरेंगे कि हमारी जो नेल्स है वो ग्लूकोज या अल्कोहल में डूब जाए। टर्न द स्विच एंड यू सी द बल्ब नॉट ग्लोइंग डिस्पाइट ऑफ कनेक्शन टू स्विच, है ना। तो जब हम ग्लूकोज या अल्कोहल भरते हैं और स्विच को टर्न ऑन करते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा बल्ब नहीं जल पाता है। नाउ एम्प्टी द बीकर एंड एड HCl सॉल्यूशन। अब हम बीकर को खाली कर लेंगे और उसमें अल्कोहल या ग्लूकोज की जगह क्या भर लेंगे? HCl सॉल्यूशन भर देंगे। दिस टाइम बल्ब ग्लो, और अब क्या होता है? हमारा बल्ब जल जाता है। दिस प्रूव एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एल्को एंड ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें पता चलता है कि एल्को और ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एसिड क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन क्यों कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि एसिड क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस रिलीज करते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वह सिर्फ आयंस के कारण ही होती है ना। H+ एक्वस आयंस को हम H3O+ आयंस भी लिख सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है ऊपर इन टेक्स्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल जो स्वच्छ जल होता है, डिस्टिलेशन से प्राप्त आशुद्ध जल, जिसमें 1% भी कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। तो वह वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है? वेयर एज रेन वाटर डज, जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड्स इन इट, है ना। वो बिल्कुल प्योर होता है, तो उसके अंदर कोई आयोनिक कंपाउंड नहीं पाया जाएगा। वेयर एज रेन वाटर हैज़ अ लॉट मोर कंपाउंड, लेकिन रेन वाटर में उसकी तुलना में काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं। रेन वाटर हैज़ डिजॉल्व्ड एसिडिक गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड दैट फॉर्म कार्बोनिक एसिड। रेन वाटर में हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारे पोल्यूशन करने वाली गैसें होती हैं, CO2, NO2, SO2 वगैरह, वह मॉइस्चर के साथ मिलकर ऊपर वाटर के साथ मिलकर कुछ एसिड बना लेती हैं, साल्ट्स बना लेती हैं। दिस मीन्स दैट इट हैज़ हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बोनेट आयंस। तो वहाँ पर कार्बोनिक एसिड यदि बनता है तो साथ में वहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस और कार्बोनेट आयंस भी बनते हैं। देयरफॉर विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और चूँकि हमारा कार्बोनिक एसिड या रेन वाटर है उसमें हमारे एसिड प्रेजेंट हैं, इसलिए रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर कैन नॉट। तो हमारे बहुत शॉर्ट एंड स्वीप आंसर है, आप इसको अच्छे से लर्न करें, याद करें। देन क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? तो हमने एक्टिविटी भी करके देखी है अंदर इन टेक्स्ट में कि जो हमारे एसिड होते हैं वह वाटर की एब्सेंस में यदि हम उनको एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं ना। वो लिटमस पेपर के साथ भी हमारी ड्राई HCl गैस रिएक्शन नहीं देती है। एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए वाटर का प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है ना। तो हमें ये लिखना है, द एसिडिक बिहेवियर फ्रॉम एसिड इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, है ना। हमारा जो एसिड होता है वह अपना एसिडिक बिहेवियर उसके H+ आयंस या H3O+ आयंस के कारण ही शो कर पाता है ना। हाइड्रोजन आयंस कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड देयरफॉर वाटर इज
definitely needed if acid are show their acidic behavior। तो हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारे एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार वाटर बहुत ज़रूरी है एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, 5 solution A, C, A, B, C, D and E when tested with universal indicators showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline? ना तो आपको यहाँ पर pH देखकर बताना है कि कौन न्यूट्रल होगा, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन न्यूट्रल होगा। तो यदि आपने pH स्केल को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होता है? जब pH डिक्रीज होता है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ये हमने pH स्केल में पढ़ा है कि जिसका pH सबसे कम होगा उसमें H+ आयंस का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा और वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम इनको एक बार ऐसे जमा लेते हैं, है ना, कि जिसका pH सबसे ज़्यादा है उसको हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम 9, 7, 4 and 1 तक उसको लिख लेते हैं। देन pH 11, हमारा pH 11 क्या होगा? स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन होगा। देन pH 9 वीकली एल्केलाइन होगा। हमें पता है pH 7 वाला न्यूट्रल होता है तो हम इसको न्यूट्रल लिख देंगे। देन pH 4 वाला वीक एसिड होगा और pH 1 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। आई होप you will understand this. Then question number 10, equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and B। मैग्नीशियम रिबन लिए गए हैं यहाँ पर 2 और उनको टेस्ट ट्यूब A और B में डाला गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A। टेस्ट ट्यूब A में हमने HCl डाला, है ना। टेस्ट ट्यूब A में क्या डाला? HCl। देन वाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B और टेस्ट ट्यूब B में हमने क्या डाला? एसिटिक एसिड। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड आर सेम। और दोनों टेस्ट ट्यूब में जो हमने एसिड लिए हैं या डाले हैं HCl और एसिटिक एसिड, उनका कंसंट्रेशन और उनकी मात्रा बिल्कुल बराबर है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर विग्रियसली एंड वाई। किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि हमें पता है जब मैग्नीशियम रिबन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है और हमें वहाँ पर विग्रियसली वो फिजिंग ऑकर होती है। फिजिंग मतलब वहाँ पर बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, हम इसको इफरवेंस भी कहते हैं। इफरवेंस देखने को हमें वहाँ पर मिलती है। तो किस टेस्ट ट्यूब में हमें ज़्यादा विग्रियसली इफरवेंस या फिजिंग देखने को मिलेगी, है ना? तो जहाँ पर ज़्यादा रिएक्शन होगी, जहाँ पर ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा, तो इन दोनों में से मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है ना? तो वो HCl है। तो HCl विल शो more fizzing in comparison to acetic acid because it is strong acid and it will give more H+ ion in comparison to acetic acid. Okay, solution HCl is a strong acid whereas acetic acid is a weaker acid, है ना। यहाँ पर आप थोड़ा इसको सही कर लें, एसिटिक एसिड लिख लें पूरा, है ना। Fizzing occurs because of the production of the hydrogen gas obtained due to reaction of acid on the magnesium रिबन। फिजिंग होगी, है ना, बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और वो किसके साथ होगी? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एसिड ऑन मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की एसिड के साथ रिएक्शन होने पर फिजिंग होगी। सिंस HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम टेस्ट ट्यूब A। तो हमारा HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस कारण हमारी टेस्ट ट्यूब A में ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देयरफॉर मोर फिजिंग टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब A। तो इसी कारण टेस्ट ट्यूब A में ज़्यादा फिजिंग हमें देखने को मिलेगी। देन क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। हमने कोई फ्रेश मिल्क लिया है जिसका pH कितना है? 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको क्या लगता है कि जब वह मिल्क कर्ड में बदलेगा तो उसका pH किस प्रकार चेंज होगा, या वह बढ़ेगा या कम होगा? तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जब कर्ड
जमता है मिल्क से तो वह और ज़्यादा खट्टा हो जाता है, और ज़्यादा खट्टा होने का मतलब उसमें एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो pH विल बी डेफिनेटली बिकम लो। फ्रेश मिल्क इज टर्न टू कर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। पहले से ही मिल्क का pH 6 होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब हम दही जमाते हैं उसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की सहायता से, तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है। लैक्टिक एसिड रिड्यूसेस द pH ऑफ द मिल्क, और उससे क्या होगा, मिल्क का pH और कम हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। कोई मिल्कमैन है, दूध बेचने वाला, वह मिल्क में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा उसमें मिलाता है। Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? तो वह मिल्क के pH को एल्केलाइन क्यों कर देता है ना, क्योंकि बेकिंग सोडा हमारा क्या है, एक बेसिक साल्ट है, हमें पता है, तो उससे क्या होगा, pH थोड़ा बढ़ जाएगा और वह बेसिक pH हो जाएगा मिल्क का। देन क्वेश्चन नंबर बी क्या है, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कट। और जब हम इस दूध को जमाते हैं तो इसको जमने में काफ़ी समय लगता है। सॉल्यूशन ए, ही शिफ्टेड द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 to slightly alkaline to prevent milk from getting sour due to production of lactic acid। तो वह मिल्क का pH बेकिंग सोडा डालकर एसिडिक या एल्केलाइन कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि वह मिल्क को खट्टा होने से बचाना चाहता है ना। उसका और यदि देखो, यदि उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो दूध हमारा जल्दी फट जाएगा, है ना। तो उसको फटने से बचाने के लिए, खट्टा होने से बचाने के लिए वह क्या करता है, उसमें थोड़ा सा हमारा बेकिंग सोडा डाल देता है। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर बी, जो दूसरा क्वेश्चन था कि वह बेकिंग सोडा डालने के बाद दूध से दही जमने में ज़्यादा समय क्यों लेता है। दिस मिल्क टेक्स लॉन्ग टाइम टू सेट इन टू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हियर फर्स्ट न्यूट्रलाइज द pH, देन pH इज रिड्यूस टू टर्न मिल्क टू कर्ड, है ना। तो उसका pH ज़्यादा हो गया, तो जब उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ाएगा तो पहले वह उसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, बेस से उसको न्यूट्रलाइज करेगा, 7 pH आएगा, फिर 7 से और रिड्यूस होगा, है ना, 6, फिर 5। तो इस तरह से उसको ज़्यादा समय वहाँ पर कर्ड को जमने में लगेगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर फ्यू कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर के रूप में होता है, POP, तो हमें इसको एक मॉइस्चर प्रूफ, नमी रहित या आर्द्रता रहित पात्र में क्यों स्टोर करना चाहिए, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। सॉल्यूशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज मॉइस्चर कैन अफेक्ट plaster of Paris by slowing down the setting of plaster of Paris because of hydration। तुम्हें पता है POP मॉइस्चर से या वाटर से रिएक्शन करके किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है ना। तो यहाँ पर POP को वाटर से बचाना, मॉइस्चर से बचाना बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉज ऑफ हाइड्रेशन, है ना। वाटर मिलने के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो सेटिंग होती है, फ्रैक्चर बॉन्ड पर जब हम प्लास्टर चढ़ाते हैं तो वह स्लो डाउन हो जाती है ना। थोड़ी मात्रा में भी यदि उसमें नमी है तो उसको हार्ड होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है अपने ऊपर पार्ट्स में, चैप्टर में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन ऑफ द एसिड प्लस बेस गिव अ प्रोडक्ट ऑफ साल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, है ना, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, हमें बहुत सारे एसिड और बेस के नाम याद हैं, तो हम यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन आप करवा दीजिए, जैसे NOH प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, तो हम इसको कार्बोनिक H2CO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट और वाटर बनता है, ये आपको याद रखना है, तो आप ऐसी रिएक्शन आराम से लर्न करके लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। आपको वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के
कम से कम 2 यूज़ यहाँ पर लिखने हैं। तो आप इसमें इस तरह से टेबल बना सकते हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के लिए यूज़ लिखने के लिए। वॉशिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। वॉशिंग सोडा को हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज कर सकते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड डालते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैथोड और एनोड। तो उनमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड साल्ट एंड इट डिसोसिएट वेरी क्विकली। देन हमारा दूसरा जो यूज है वॉशिंग सोडा का, इट कैन बी यूज डोमेस्टिकली एज वाटर सॉफ्टनर फॉर लॉन्ड्री। ना कपड़े धोने के लिए इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ये वाटर को सॉफ्ट करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, और फिर इसमें साबुन अच्छे से झाग दे पाते हैं। हार्ड वाटर में साबुन अच्छे से झाग नहीं देते हैं, लेकिन सॉफ्ट वाटर में अच्छे से झाग देते हैं। तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, और कपड़ों को साफ करने में भी। देन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में फर्स्ट यूज है, इट कैन बी यूज टू टेस्ट द गार्डन सॉइल फॉर एसिडिटी। इट बबल्स आर डेवलप्ड देन द सॉइल इज टू एसिडिक। हम इसको हमारे गार्डन की मिट्टी को टेस्ट करने में यूज कर सकते हैं। यदि बेकिंग सोडा डालने पर मिट्टी में बबल्स बनते हैं बहुत सारे, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और हमें उसमें कुछ बेसिक मटेरियल डालने की ज़रूरत है। देन दूसरा यूज है, इफ़ यूज ऑन वॉशिंग कार देन इट विल रिमूव डेड बग्स बॉडीज विदाउट डैमेजिंग द कलर ऑफ पेंट ऑन द कार। यदि हम कार को वॉश करने में इसका बेकिंग सोडे का, मीठा सोडा जो होता है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज करते हैं, तो इस पे गाड़ी पर हमारी जो बेड बग बॉडीज़ होती हैं, है ना, डेड बग, रात को हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे उसमें कीड़े चिपक जाते हैं और डेड हो जाते हैं, और उनकी बॉडीज़ आसानी से निकलती नहीं है, और हम यदि उसको स्क्रैच करते हैं तो कलर डैमेज हो सकता है। तो वॉशिंग कार को वॉश करते समय उसमें हम बेकिंग सोडा अगर डाल देते हैं तो कलर डैमेज होने से हमारा बच जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा को हम क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज करते हैं, है ना, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं, एसिडिटी से रिलीफ पाने में एंटासिड के रूप में यूज कर सकते हैं, और भी कई सारे यूज आपके इसके लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और like and subscribe this channel for more videos and notification. Okay, thank you.